हेलो, गुड नून एवरीवन। आज हम करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि हम UPSSC VPO के लिए ग्राम पंचायत के सिलेबस को कर रहे हैं। यूनिट 1 में हमने कुछ चीज़ें करी हैं, आज उसके आगे से करेंगे। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था मुग़ल काल तक। इसके बाद हमें ब्रिटिश काल में पंचायती व्यवस्था पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुग़ल काल हम लोग पढ़ चुके थे। मुग़ल काल में हमने पढ़ा था कि 3 प्रकार के लोग हैं यहाँ पर जो शासन को देख रहे हैं। पहला मुकद्दम था जो कि प्रशासनिक कार्य देखता था, पटवारी था जो कि राजस्व वसूलने का कार्य करता था, और चौधरी जो था वो सहायता करता था मुखिया को। मुकद्दम या उसी को कहीं कहीं पर मुकद्दम भी कहा गया है, चौधरी को ही। ठीक है, तो ब्रिटिश राज में पंचायती व्यवस्था पढ़ते हैं आज। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है, अंग्रेज़ व्यापारी बनकर भारत आए थे और बहुत पहले ही उन्होंने इस भूमि के सांस्कृतिक संबंधों में पैठ बना ली थी। तो अंग्रेज़ व्यापारी बनकर आए थे, ये तो बात क्लियर है सभी को। ब्रिटिश राज का प्राथमिक उद्देश्य व्यापार था और शासन व्यवस्था पर बहुत कम ध्यान अंग्रेज़ों ने केंद्रित किया था। सही बात है ये। स्थानीय सरकारें शायद ही इनकी पहली प्राथमिकता रही थी। वस्तुतः भारत में ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले तक भारत में ग्रामीण गणतंत्र खूब फला फूला था। कहने का तात्पर्य है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले ग्रामीण जो गणतंत्र था वह वो बढ़िया अच्छी तरीके से चल रहा था, प्रशासन सही तरीके से चल रहा था। अब आगे क्या होता है देखते हैं। भारत में ब्रिटिश राज के उद्भव के साथ पंचायतों की वह भूमिका ख़त्म हो गई जो वह पहले हुआ करती थी। इट मीन्स जो पहले सही प्रकार से शासन चलता हुआ चला आ रहा था ग्रामीण भारत का, वो जो है यहाँ पर भूमिका ख़त्म हो गई थी। लेकिन यह भी कहना गलत नहीं होगा कि एक प्रतिनिधि संस्था के रूप में स्थानीय स्वशासन अंग्रेज़ों की ही देन थी। ठीक है, एक प्रतिनिधि संस्था के रूप में स्थानीय स्वशासन अंग्रेज़ों की ही देन थी। शुरुआती दिनों में अंग्रेज़ों की रुचि मनोनीत सदस्यों वाली संस्था निकायों के सृजन तक ही सीमित थी। मतलब अंग्रेज पहले जो है मनोनीत सदस्यों को ही लाते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर बाद में निर्वाचन भी प्रारंभ होगा। यहाँ पर अभी देखेंगे ये निकाय व्यापारिक केंद्रों के आसपास बनाए गए। ठीक है, जो प्रशासनिक केंद्र बनाए गए वो व्यापारिक केंद्रों के आसपास बनाए गए। तो इस बारे में पहला काम जो हुआ ठोस वो हुआ 1687 में। मद्रास में एक नगर निगम की स्थापना की गई थी 1687 में। मद्रास यानी कि चेन्नई। नगर परिषद के ब्रिटिश मॉडल पर स्थापित इस निकाय को गिल्ड हॉल और स्कूलों के निर्माण के लिए कर लगाने का अधिकार दिया गया था। तो यानी जो नगर निगम 1687 में मद्रास में बना उसे 2 अधिकार दिए गए। वो पहला अधिकार था कि जो गिल्ड हॉल होंगे यानी व्यापारियों के केंद्र होंगे और जो स्कूल होंगे उन पर कर लगाने का अधिकार, 2 चीज़ों पर कर लगाने का अधिकार जो है मद्रास नगर निगम को दिया गया। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया अन्य प्रमुख शहरों में भी इस तरह की संस्थाएं स्थापित हो गईं और मॉडल प्रचलित हो गया, जिससे अंग्रेज़ों को अपनी कराधान शक्ति का विस्तार करने में मदद मिली। कराधान शक्ति का मतलब है व्यापार में कर लगाने की शक्ति या कर वसूलने की शक्ति जो है अंग्रेज़ों को जो है मिलने लगी स्थानीय स्तर पर। इस मॉडल में नामांकित सदस्यों को शामिल करना जारी रखा गया। मतलब निर्वाचन नहीं हुआ अभी तक। नामांकित सदस्य जो है वो अंग्रेज ही नामांकित करते हैं सदस्यों को अभी तक यहाँ पर, जिनमें किसी तरह का कोई भी निर्वाचन संबंधी तत्व शामिल नहीं किया गया था। अभी तक 1687 तक कोई भी निर्वाचन संबंधी तत्व नहीं था। इसके बाद क्या होता है, भारत के तत्कालीन वायसराय 1869 से लेकर के 1872 1869 टू 1872 लॉर्ड मेयो थे इस समय पर। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश शासन ने प्रशासनिक दक्षता लाने के लिए शक्तियों के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता महसूस की। शक्तियों के विकेंद्रीकरण की आवश्यकता पहली बार लॉर्ड मेयो ने ही महसूस की और उन्होंने इस क्षेत्र में काम भी किया। तो लॉर्ड मेयो ने 1870 में एक शहरी क्या काम किया, शहरी नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा शुरू की। यानी अब जो निर्वाचन प्रारंभ होगा वो यहाँ से प्रारंभ होगा, ब्रिटिशर्स के यहाँ से निर्वाचन प्रारंभ करेंगे। अब ये सब हो क्यों रहा है, अब अंग्रेज क्यों करेंगे, निर्वाचित सदस्य क्यों लाएंगे ग्रामीण स्तर पर? इसका एक ठोस कारण है, वो ये है कि 1857 की क्रांति जब हुई उस समय अंग्रेज़ों को बहुत अधिक वित्तीय हानि पहुंची। उस वित्तीय हानि की भरपाई करने के लिए अंग्रेज़ों ने सोचा कि स्थानीय स्तर पर हम शासन लाएंगे जिससे स्थानीय स्तर पर कर वसूलना सुविधाजनक हो जाएगा हमारे लिए, कि खुद जाकर तो हर जगह जगह पर कर वसूल किया नहीं जा सकता। इसलिए स्थानीय सरकार बनाएंगे और सरकार जो होगी उसके माध्यम से कर को वसूल किया जाएगा। तो लॉर्ड मेयो ने
ये बात सोची और फिर आगे कार्य किया। 1870 में इन्होंने इसके लिए 1870 में बंगाल का चौकीदार अधिनियम आया, पहली बार मतलब निर्वाचित सदस्य बने इसमें। तो क्या किया इन्होंने 1870 में? बंगाल के चौकीदार अधिनियम ने बंगाल में पारंपरिक ग्राम पंचायती प्रणाली के पुनरुद्धार की शुरुआत की। बंगाल में जो पारंपरिक ग्राम पंचायती प्रणाली चली आ रही थी उसी का मतलब रिन्यूएट किया गया, उसी को रीइनोवेट किया गया। तो क्या करेंगे, जिला मजिस्ट्रेट जो होता था उसने क्या किया कि ग्रामीण स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों को नियुक्त किया चौकीदार के रूप में। अभी जो चौकीदार हुआ करते थे इनका कार्य होता था कर को वसूल करना, स्थानीय स्तर पर कर को एकत्र करना। सीधे सी बात ये है, इतनी सी। तो 1870 के बंगाल चौकीदार अधिनियम बस यही महत्वपूर्ण है कि बंगाल में जो पारंपरिक प्रणाली चली आ रही थी उसका थोड़ा सा आगे पुनरुद्धार किया अंग्रेजों ने और उसको चौकीदार अधिनियम का नाम दे दिया। और यहाँ पर कुछ लोगों को चौकीदार नियुक्त किया गया जो ग्रामीण स्तर पर कर को वसूल करेंगे। सिंपल सी बात है। और नामित सदस्यों की पंचायत स्थापित करने का अधिकार दिया, यानी कि जो सदस्य नामित हो रहे हैं वो मिल करके पंचायत बना देंगे। इसके बाद जो अगला कदम था पंचायत में वो था रिपन संकल्प 1882। ये महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ते हैं। आइए। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय सरकार के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया था। 1882 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर नामांकित लोगों द्वारा स्थानीय शासन की तत्कालीन प्रणाली को निरस्त कर दिया। उनकी स्थानीय स्वशासन योजना के अनुसार अधिक दक्षता प्राप्त करने के लिए स्थानीय बोर्डों को और छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया। यानी हमने देखा कि 1870 में पहली बार पंचायत का पुनरुद्धार किया, निर्वाचन प्रारंभ हुआ। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने और छोटे स्तर पर कार्य करना प्रारंभ किया। 1882 में इन्होंने क्या किया है, देखिए। मुख्य रूप से स्थानीय स्वशासन योजना के अनुसार अधिक दक्षता प्राप्त करने के लिए बोर्डों को और छोटी इकाइयों में विभाजित किया। लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय बोर्डों के लिए एक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की। अब यहाँ से जो निर्वाचन प्रणाली है वो यहाँ शुरू हो जाएगी अच्छी प्रकार से। तो 18 मई 1882 का सरकारी प्रस्ताव स्थानीय सरकारों के संरचनात्मक विकास की राह में एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ। तो डेट भी आ जाती है कभी कभी, डेट याद रखेंगे। 18 मई 1882, ठीक है, को रिपन संकल्प जो है वो पारित किया गया था। बड़ी संख्या में निर्वाचित गैर आधिकारिक सदस्य शामिल किए जाने थे इसमें, और अध्यक्षता भी एक गैर आधिकारिक अध्यक्ष द्वारा की जानी थी। गैर आधिकारिक अध्यक्ष का मतलब है कि निर्वाचित व्यक्ति जो होगा वही अध्यक्षता करेगा, ऑफिशियल नहीं करेगा। रिपन संकल्प 1882 को भारत में स्थानीय लोकतंत्र का मैग्ना कार्टा माना जाता है, इसे याद रखेंगे। इस प्रस्ताव में ग्रामीण स्थानीय बोर्डों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था जिनकी 2/3 सदस्यता निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से की जानी थी। देखिए फिर से इस लाइन को दोहराती हूँ मैं। इस प्रस्ताव में ग्रामीण स्थानीय बोर्डों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। मतलब पहली बार ग्रामीण स्तर पर स्थानीय बोर्ड जो की स्थापना की जाएगी जिनकी 2/3 सदस्यता निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से प्राप्त की जानी थी। जितने भी सदस्य होंगे उसके 2/3 सदस्य जो होंगे वो निर्वाचित होंगे, ठीक है। रिपन ने शहरी नगर पालिकाओं में स्वशासन की अवधारणा लाई। अब ग्रामीण तो हुआ, साथ में शहरी स्वशासन की अवधारणा भी रिपन ही लाए। इन्होंने भारत में स्वशासन का संस्थापक और जनक माना जाता है इन्हें, लॉर्ड रिपन को। इनका कार्यकाल है 1869 से लेकर के 1872। रिपन के इस प्रस्ताव के पश्चात ही समितियाँ स्वशासन के संबंध में आयोगों और अधिनियमों की एक श्रृंखला बनती चली गई। यहीं से शुरू हुआ। 1909 में इसके बाद सत्ता के विकेंद्रीकरण पर गठित रॉयल कमीशन की C.H. हॉब हाउस की अध्यक्षता में ने रिपन रिजोल्यूशन के सिद्धांतों और विस्तारों से व्याख्या की थी। तो यहाँ पर ये जो C.E.H. हॉब हाउस लिखा है, ये हॉब हाउस आयोग को शहरी विकेंद्रीकरण आयोग भी कहा जाता है, शाही आयोग भी कहा जाता है। और ये जो आपका आयोग है इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं इस लाइन को। इसके द्वारा शहरी विकेंद्रीकरण पर जोर दिया गया था। और ये आया तो 1907 में था, लेकिन ये लागू हुआ या इसके जो प्रस्ताव पारित हुए तो ये 1909 में हुआ। दुर्भाग्य से ये प्रस्ताव सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया, यानी ज़मीनी स्तर पर इसका कुछ नहीं हुआ है, ये कागजों पर ही सीमित रह गया। रिपन की योजना का कार्यान्वयन न हो पाने के कारण ही स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के विकास में अधिक प्रगति नहीं हुई।
तो रिपन की योजना कार्यान्वयन न हो पाने के कारण स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की विकास में अधिक प्रगति नहीं हुई है। अब आते हैं हम आगे 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, मॉडर्न हिस्ट्री में। 1919 में ये आया था। वर्ष 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पारित किए गए थे। इस सुधारों ने स्थानीय शासन के विषय को प्रांतों में स्थानांतरित कर दिया। जो मुख्य कार्य है वो यही किया गया इसके द्वारा। स्थानीय इस शासन के विषय को प्रांतों में स्थानांतरित कर दिया गया। दो प्रकार की सरकारें थी, केंद्र पे और प्रांत में। तो जो स्थानीय सरकारें थी या स्थानीय शासन था, उसको इन्होंने क्या किया, उसको इन्होंने प्रांतीय विषय थे उसमें इंक्लूड कर दिया। इसमें यह भी सिफारिश की गई थी कि जहाँ तक संभव हो स्थानीय निकायों में पूर्ण नियंत्रण लागू होना चाहिए और बाह्य नियंत्रण से अधिकतम संभव स्वतंत्रता होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि स्थानीय जो शासन है, स्थानीय जो संकाय हैं या निकाय हैं स्थानीय स्तर पर, वो बाहरी प्रतिबंधों से स्वतंत्र होंगे हर प्रकार से। अपने लिए रूल खुद बना सकते हैं वो, और उन पर किसी का बाहरी नियंत्रण नहीं होगा। तो 1925 तक 8, अब देखिए ये लाइन महत्वपूर्ण है, कितने ये पूछा जा सकता है। 1925 तक 8 प्रांतों ने ग्राम पंचायत अधिनियम भी पारित कर दिए थे। ठीक है, 8 प्रांत। अभी 8 प्रांत कौन कौन से हैं इसमें नहीं लिखा हुआ है। 1919 में 6 प्रांतों ने किया था, जिसमें से देखिए अब 8 प्रांत 2 इसमें एक्स्ट्रा बताए गए हैं। 1919 तक 6 प्रांत थे, उसमें आपका बंगाल था, संयुक्त प्रांत था, बिहार था, मद्रास था, पंजाब था और मुंबई था। लेकिन जहाँ तक पंचायतों के लोकतांत्रिकरण का सवाल है, इस सुधार से कोई खास परिणाम नहीं मिला, यानी इसके बाद भी कोई खास परिणाम नहीं मिले हैं, और इससे कई संगठनात्मक वित्तीय बाधाएं भी उत्पन्न हुई हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस आपको इतना ही देखना है कि 1919 में जो क्वेश्चन मुख्य रूप से बनेगा वो इतना बन सकता है कि कितनी ग्राम पंचायतों ने अधिनियम पारित कर दिए थे, ग्राम पंचायत अधिनियम पारित किए थे, और जो है प्रांतीय स्तर पर यानी प्रांतीय सरकारों को किसने जो है ग्रामीण स्थान मतलब कुल मिलाकर के कहने की बात इतनी है कि जो ग्रामीण स्वशासन था, स्थानीय स्वशासन था, उसको प्रांतीय सरकारों या प्रांतीय स्तर पर किसने हस्तांतरित किया, किस अधिनियम ने, तो 1919 ने किया है। वैसे इतने से क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन मेरे हिसाब से बनेंगे। अब आते हैं 1935 के अधिनियम में। इसे ब्रिटिश भारत में पंचायतों के विकास का एक और महत्वपूर्ण चरण माना जा सकता है। ठीक है, प्रांतों में लोगों की प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई सरकार के साथ लगभग सभी प्रांतीय सरकारों ने ग्राम पंचायतों सहित स्थानीय स्वशासन संस्थानों के और अधिक लोकतंत्रीकरण के लिए नए कानून बनाने का प्रयास किया, और अधिक नए कानून बनाए गए। यद्यपि कांग्रेस द्वारा शासित प्रांतों ने सरकार ने 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा के बाद सरकार छोड़ दी थी। पता ही होगा आप लोगों को, 1939 में कांग्रेस ने जो विधानसभा की जो जगहें थी जिसमें ये सेलेक्टेड थी वो छोड़ दी थी, त्याग दे दिया था। लेकिन स्थानीय सरकारी संस्थानों के संबंध में स्थित अगस्त 1947 तक अपरिवर्तित रही, जब देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अब इस लाइन को समझिएगा थोड़ा। लेकिन स्थानीय सरकारी संस्थानों के संबंध में स्थिति अगस्त 1947 तक अपरिवर्तित रही, जब देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। यानी सरकार जो थी कांग्रेस की सरकार थी, आपको पता है बहुमत पे थी कांग्रेस की सरकार। ठीक है, तो कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया था सेकेंड विश्व युद्ध के बाद 1939 में। लेकिन स्थानीय स्तर पर जो सरकारें थीं, जो संस्थाएं थीं, ग्रामीण पंचायत सरकारें थीं, वो हूबहू रही हैं, उन पे कोई परिवर्तन नहीं किया गया 1947 तक, जब तक कि हमारा देश आज़ाद नहीं हो गया है। ग्रामीण भारत की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए पहला संगठित प्रयास 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और उसके ठीक बाद 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा के माध्यम से किया गया। अब महत्वपूर्ण है आपकी ये लाइन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ग्रामीण भारत में विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए, मेरे हिसाब से पूरा पैराग्राफ महत्वपूर्ण है ये वाला आपका।
तो ग्रामीण भारत की विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए पहला संगठित प्रयास 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और उसके ठीक बाद 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा नेशनल एक्सटेंशन सर्विस के माध्यम से किया गया। दोनों महत्वपूर्ण हैं, 1952 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 का नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। ठीक है, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्राम विकास के विभिन्न पहलुओं के लिए एकीकृत दृष्टिकोण पर आधारित था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य देखते हैं अब। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण लोगों के बीच स्व सहायता और आत्मनिर्भरता का संवर्धन करने, ग्रामीणों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में बदलाव लाने के उद्देश्य से एकीकृत सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया उत्पन्न करना था। यानी कुल मिलाकर के ग्रामीणों के बीच में सामाजिक और राजनीतिक जीवन में बदलाव लाने, पिछड़ेपन को दूर करने, उनका विकास करने और ग्रामीण लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया 1952 में, देश आज़ाद होने के बाद। ये पहला कार्यक्रम था अपने प्रकार का कोई ग्रामीण क्षेत्र के लिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे हम कहते हैं। तो 55 चयनित ब्लॉकों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। 55 ब्लॉक थे, उनमें इनिशिएट किया गया, शुरुआत में ये शुरू किया गया कार्यक्रम। अब तो यहाँ पर देख लेते हैं ग्रामीण विकास कार्यक्रम। यहाँ पे एक कॉलम बनाया है इन्होंने, कौन कौन से कार्यक्रम महत्वपूर्ण हैं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में और कब आए हैं, ये स्टार्टिंग से लिखा है इन्होंने। तो पहला जो कार्यक्रम है, स्वतंत्रता पूर्व हैं पहले 4 और फिर बाद हैं 5, स्वतंत्रता के बाद 5 हैं। तो सबसे पहला कार्यक्रम है श्री निकेतन परियोजना। श्री निकेतन परियोजना बेसिकली रविन्द्रनाथ टैगोर ने शुरू की थी 1914 में, अपने ये बंगाल के लिए ही है केवल। इसके बाद मारतंडम परियोजना शुरू की गई थी डॉक्टर स्पेंसर हैच के द्वारा 1921 में। मारतंडम परियोजना, ये छोटे छोटे कार्यक्रम थे कुछ। गुड़गांव प्रयोग था, इसके बाद FL ब्रायन ने शुरू किया था 1928 में। इसके बाद सर्वोदय कार्यक्रम, इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा पहले। आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किया था सर्वोदय कार्यक्रम 1948-49 में, देश आज़ाद होने के समय पर ही। इसके बाद अगला कार्यक्रम है फिरका विकास योजना, मद्रास सरकार ने शुरू किया है ये 1948 में। इटावा पायलट योजना, ये ग्रामीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसलिए महत्वपूर्ण है, 1948 में शुरू की गई है। अल्बर्ट मेयर ने शुरू की है इटावा पायलट परियोजना। नीलोखेड़ी प्रयोग SK डे ने शुरू किया 1948 में। इसके बाद फिर अपना ये CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत सरकार ने शुरू किया 1952 में। सरकारी स्तर पर यह पहला था, पूरे देश में किया गया इसका। राष्ट्रीय एक्सटेंशन सेवा इसके बाद आई, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस यानी राष्ट्रीय विकास सेवा कह देंगे इसे हिंदी में पूरा, 1953 में शुरू किया भारत सरकार ने। तो यहाँ तक हिस्ट्री आपका बताई गई है, टोटल इतनी हिस्ट्री बताई है इन्होंने, सिविल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अब जो अगला टॉपिक है, मतलब यूनिट 1 में ही नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, उत्तर प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी संवैधानिक उपबंध, व्यवस्थाएं और महत्वपूर्ण संशोधन। तो पढ़ते हैं इसको भी नेक्स्ट वीडियो में।